हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं सेक्शन बी के लिए। देखिए, आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 8 में एक प्ले दिया गया है आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स। तो आपका जितना भी क्वेश्चन ऑल माई सन्स से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, आपकी जो 8 यूनिट हैं पूरी, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। इंग्लिश के अलावा हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस आपके इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ अदर सभी सब्जेक्ट का हर यूनिट से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आप लोग विजिट करके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, हमारे चैनल पे देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा डिटेल में मिलेगा। तो हम आज ऑल माई सन्स से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे, जो एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को रेडी रखना है। बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर सोशल इशूज रेज्ड बाय आर्थर मिलर इन हिज प्ले ऑल माई सन्स। देखो, ऑल माई सन्स जो आर्थर मिलर का प्ले है, इसमें जो मेजर सोशल इशूज़ है वो डिस्कस करने के लिए आपसे कहेगा। मतलब जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको उजागर करने के बारे में पूछ रहा है आपसे ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसलिए आपके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, आर्थर मिलर्स प्ले ऑल माई सन्स फोकसेस ऑन मेजर सोशल इशूज लाइक वॉर, प्रॉफिटियरिंग, मोरालिटी, फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्थर मिलर का प्ले ऑल माई सन्स फोकस करता है, केंद्रित है मेजर सोशल इशूज, मुख्य सामाजिक मुद्दे पर, लाइक वॉर, प्रॉफिटियरिंग यानी कि जैसे कि युद्ध के दौरान मुनाफाखोरी, मोरालिटी यानी नैतिकता, फैमिली यानी परिवार, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। तो ये जो आर्थर मिलर का प्ले है वो युद्ध के दौरान मुनाफाखोरी, नैतिकता, परिवार और जिम्मेदारी पर फोकस करता है। और एक बात और आपसे कहूँगी, अगर आपसे इसकी थीम पूछ दे कि राइट द थीम ऑफ ऑल माई सन्स, तो भी आप अपना ये आंसर लिख सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, अपना अच्छे से प्ले तैयार होना, तो आप आंसर इजीली बनाकर लिख लेंगे। तो थीम में भी आप अपना ये आंसर राइट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, बस हेडिंग आप थीम डाल दीजिएगा। द प्ले शोज हाउ पर्सनल ग्रीड एंड मोरल डाउनफॉल नेगेटिवली इम्पैक्ट सोसाइटी एंड फैमिली। द प्ले शोज़, या प्ले दिखाता है, हाउ कैसे, पर्सनल ग्रीड जो व्यक्तिगत लालच होता है, ग्रीड मतलब लालच, एंड मोरल डाउनफॉल और नैतिकता का पतन होता है, नेगेटिविटी इम्पैक्ट सोसाइटी एंड डाउनफॉल। देखो, नेगेटिव होता है ना, तो नकारात्मक प्रभाव डालता है सोसाइटी और परिवार पर। जो इंसान का लालच होता है उसके नैतिकता का पतन भी करता है और उसके समाज और परिवार पर गलत नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, जैसा कि आप लोगों ने इस प्ले में देखा भी है। तो जो इसमें मेन कैरेक्टर है, जो किलर मैक्स मनी, वो पैसों को कमाने के लिए सेल करता है फॉल्टी इक्विपमेंट, युद्ध के दौरान ख़राब सामान बेच करके ये पैसे कमाता है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ इनोसेंट सोल्जर, जिससे कई इनोसेंट सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, जो किलर का लालच यहाँ बीच में आ जाता है, ये नहीं सोचता कि मैं ये ख़राब सामान जो बेच रहा हूँ इससे सैनिकों की मृत्यु हो सकती है जो युद्ध में लड़ने के लिए गए हैं, मगर ये अपने लालच के लिए लोगों की जानों की परवाह नहीं करता। थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के थ्रू मिलर रेज क्वेश्चंस अबाउट द प्लेस ऑफ मोरालिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी एंड हाउ ग्रीड गिव्स राइज टू सोशल एविल्स। और इस कहानी के माध्यम से आर्थर मिलर ये क्वेश्चन उठाते हैं, रेज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन उठाते हैं कि समाज में नैतिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या स्थान है, और ग्रीड यानी लालच की वजह से किस प्रकार जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल इल्स हैं, वो जन्म ले लेती हैं। जिस तरह जो किलर के लालच से एक ऐसी सामाजिक बुराई जन्म लेती है कि इनोसेंट सोल्जर की वो जान ले लेता है, सिर्फ पैसों को कमाने के लिए ख़राब सामान बेच देता है, जबकि जानता था कि वो सामान ख़राब है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द प्ले ऑल माई सन्स हाउ मेनी सन्स।
इन द प्ले ऑल माई सन्स प्ले में हाउ मेनी सन्स कितने बेटे हैं। अब देखो जो किलर जो मेन कैरेक्टर है उसके कितने बेटे हैं। टाइटल ही है ऑल माई सन्स। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आपको क्या आंसर लिखना है देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपसे कहूँगी, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ दे कि डिस्कस द टाइटल ऑल माई सन्स, तो भी आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ सन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइटल को डिस्कस करना होगा तो भी आप यही लिखेंगे ना कि कितने इसमें बेटे थे इसके, और ये किनको अपना बेटा मानता है जो किलर है, कि इसलिए आर्थर मिलर ने इस प्ले को टाइटल दे दिया ऑल माई सन्स। तो इसलिए आप ये बातें ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है मगर आंसर आपका वही होगा। तो देख लेते हैं आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ऑल माई सन्स में जो किलर हैज़ 2 सन्स, जो किलर जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का उसके 2 बेटे हैं, लैरी एंड क्रिस। लैरी एंड क्रिस ये 2 बेटे हैं। लैरी द एल्डर सन, लैरी बड़ा बेटा है, वॉज ए फाइटर पायलट, जो फाइटर पायलट था, और हु वेंट मिसिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड प्रिज्यूम डेड, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए गया था वो युद्ध में मिसिंग हो जाता है, लापता हो जाता है, एंड प्रिज्यूम डेथ, और ये मान लिया जाता है कि वह मर गया है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका बड़ा बेटा लैरी मान लिया जाता है कि मर गया, क्योंकि ये वापस युद्ध से नहीं आता। दो हिज मदर केट होल्ड्स ऑन टू होप दैट ही इज स्टिल अलाइव। हालांकि हिज मदर उसकी माँ केट, ये लैरी की मदर का नेम है केट, एंड ये जो किलर जो है उसकी वाइफ है केट। तो लैरी की माँ केट को अभी भी ये उम्मीद है, होप है कि ही इज़ स्टिल अलाइव, कि उसका बेटा अभी भी जीवित है, जबकि वो वापस नहीं आता है। मान लिया गया कि मर गया है, क्योंकि जब आया ही नहीं युद्ध से वापस तो जाहिर है कि मर गया, लेकिन इसकी माँ को उम्मीद है कि नहीं मेरा बेटा जिंदा है। क्रिस द यंगर सन, क्रिस जो है छोटा बेटा है, सर्वाइव्स द वॉर एंड वर्क्स विद हिज फादर इन द फैमिली बिजनेस। ये युद्ध से लौट कर वापस आता है एंड ये वर्क करता है विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, इन द फैमिली बिजनेस। जो फैमिली बिजनेस है इन लोगों का पारिवारिक व्यवसाय है, उसमें अपने पिता के साथ काम करता है। द प्लेस टाइटल ऑल माई सन्स, जो प्ले का टाइटल ऑल माई सन है, रिफ़र करता है टू जोज रियलाइजेशन दैट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड बियॉन्ड हिज ओन फैमिली टू इंक्लूड ऑल द यंग मैन हु डाइड बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। तो जो प्ले का टाइटल ऑल माई सन है वो ये रिफ़र करता है, इसका जो टाइटल है, कि जो इसका मेन कैरेक्टर जो किलर था उसे रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है दैट कि हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, एक्सटेंड बियॉन्ड हिज ओन फैमिली, केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं है, टू इंक्लूड ऑल द यंग मैन, और इसमें वो सब भी जवान शामिल हैं, हु डाइड बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, जो मर जाते हैं उसकी गलतियों के कारण। तो इस प्ले का टाइटल यही शो करता है, यही दिखाता है कि इसका बेटा भी युद्ध में ज़रूर गया था, मर तो वो भी जाता है, लैरी जो था, लेकिन उसमें जो सामान बेचता है ये जो किलर जो ख़राब था, और जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, तो वो मान लेता है कि वो सब उसके बेटे थे। यहाँ पर अब ये उसकी ज़िम्मेदारी ये दिखाती है कि ये चीज़ें अब उसकी फैमिली तक ही उसकी गलतियाँ सीमित नहीं हैं, जबकि उसके जितने भी लोग उसकी वजह से मरे हैं युद्ध में वो सब भी उसके बेटे थे, क्योंकि वो सब उसकी गलती के कारण ही मरे हैं। सीइंग देम सिम्बोलिकली एज ऑल ही सन्स, और वह उन्हें प्रतीकात्मक रूप से देखता है ऑल ही सन्स, अपने ही बेटे के रूप में, कि सभी उसके बेटे थे। तो बस इस प्ले का टाइटल यही रिफ़र करता है कि युद्ध में मरने वाले सभी जवान सोल्जर्स इसके बेटे थे। किसके बेटे? जो किलर के बेटे थे। तो आपसे जब प्ले का टाइटल पूछे या टाइटल का सिग्निफिकेंस पूछे पेपर में, या फिर इन द प्ले ऑल माई सन्स हाउ मेनी सन्स, जो भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर यही होगा। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे अपने आंसर को, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपका आंसर आपको इतने अच्छे से समझा दूँ
कि आप इजीली इसको लर्न कर लो और एग्ज़ाम में आप जाकर थोड़ा सा अगर आपको याद ना भी आए तो इजीली बनाकर लिख लो, क्योंकि देखो जब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो उसको बनाकर लिखने में भी आसानी हो जाती है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पब्लिश्ड आर्थर मिलर प्ले ऑल माय सन्स। कब पब्लिश्ड हुआ था आर्थर मिलर का जो प्ले ऑल माय सन्स है, मतलब ऑल माय सन्स पब्लिश्ड कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछता है। तो ऑल माय सन्स वॉज रिटन बाई आर्थर मिलर, इसको लिखा गया आर्थर मिलर के द्वारा। इट पब्लिश्ड इन 1947, ये पब्लिश्ड हुआ था 1947 में। एंड इज़ वन ऑफ द मिलर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क एक्सप्लोरिंग themes of family, morality and the consequences of one's action। और यह मिलर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जो फैमिली यानी परिवार, नैतिकता और कार्यों के परिणाम के विषयों पर नज़र डालता है। इसकी थीम क्या है? फैमिली, मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सब इसकी थीम है और ये प्ले उन्हीं पर फोकस करता है। देखिए आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, वो है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मिलर इन राइटिंग द प्ले ऑल माय सन्स। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य। तो आर्थर मिलर का क्या पर्पस था इस प्ले को लिखने में, मतलब किस पर्पस से उन्होंने ये प्ले लिखा था, क्या दिखाने के लिए, क्या शो करने के लिए, क्या बताना चाहते थे वो रीडर्स को अपने। देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन टॉप लेवल का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। Arthur Miller's play All My Sons is a social tragedy on his favorite guilt and responsibility theme। आर्थर मिलर्स प्ले ऑल माय सन्स, आर्थर मिलर का प्ले मतलब नाटक या ड्रामा, इज ए सोशल ट्रेजेडी, ये एक सामाजिक ट्रेजेडी है। ऑन हिज फेवरेट गिल्ट, उनके पसंदीदा अपराध, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम, और जिम्मेदारी के विषय पर। Here Miller concerned himself with large social issues like the individual's role in and relationship with the society and family। Here Miller concerns himself, यहाँ पर मिलर खुद को, देखो यहाँ मिलर का जो रिलेशन है वो समाज और परिवार में व्यक्ति की भूमिका और उसके साथ जो रिलेशन है उनका सामाजिक मुद्दों से है, क्योंकि इस प्ले में उन्होंने यही चीज़ें दिखाई हैं, सामाजिक मुद्दा, सोशल इशूज़, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सारी चीज़ें। द प्ले वॉज इंटेंडेड द रोज द सोशल कंसाइंस। द प्लेज वॉज इंटेंड, देखो इंटेंडेड मतलब इरादा होता है या फिर कह सकते हैं आप कि क्या बता रहा है ये प्ले। तो द प्ले वॉज इंटेंडेड टू रोज द सोशल कंसाइंस, मतलब इस प्ले का उद्देश्य था सामाजिक चेतना को जगाना। The American society during and after the Second World War was highly materialistic and commercialized। The American society, जो अमेरिका का समाज था, during and after the Second World War, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि Second World War के दौरान, during मतलब दौरान, and after यानी बाद में, during the Second World War and after the Second World War के टाइम पर जो अमेरिकन सोसाइटी थी वॉज हाईली मैटेरियलिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा भौतिकवाद थी, एंड कॉमर्शियलाइज्ड और व्यवसायीकृत थी। नेचुरली इन सच ए मैटेरियलिस्टिक एटमॉस्फेयर एथिक्स एंड मोरल्स हैड टेकन ए बैक सीट। और स्वाभाविक रूप से मैटेरियलिस्टिक एटमॉस्फेयर, भौतिकवादी माहौल ने, एथिक्स यानी नैतिकता और मोरल्स मतलब भी नैतिकता होता है, हैड टेकन ले लिया, ए बैक सीट पिछड़ा स्थान, मतलब उस टाइम पर जो समाज में नैतिकता थी, मोरालिटी थी, उसने बहुत पिछड़ा स्थान ले लिया। मतलब लोगों का जो मोरालिटी थी वो डाउनफॉल हो रही थी। जिस तरह आप लोगों ने जो केलर का देखा, जो इस प्ले का मेन कैरेक्टर है, वो मनी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या करता है, अपनी नैतिकता को खो देता है। तो उस टाइम पर यही बता रहे हैं आर्थर मिलर कि लोगों ने अपनी नैतिकता को खो दिया था। आर्थर मिलर द प्लेराइट टारगेटेड दीज एविल्स इन ए रिफॉर्मिस्ट जील। आर्थर मिलर द प्लेराइट, जो नाटककार हैं, प्लेराइट का मतलब होता है ड्रामेटिस्ट या नाटककार, हिंदी में तो नाटककार ही होगा।
इंग्लिश में आप ड्रामेटिस्ट लिखें या प्ले राइट लिखें। तो जो प्ले राइट हैं टारगेटेड दीज एविल्स इन ए रिफॉर्मिस्ट ज़ील, वो टारगेट करते हैं, निशाना उन्होंने बनाया सुधारवादी उत्साह में इन बुराइयों का जो सोसाइटी में हो रही थी। तो पर्पस जो था आर्थर मिलर का इस प्ले को लिखने का बस यही था। उस टाइम की सोसाइटी को इन्होंने दिखाया है, ग्रीड को दिखाया है, मोरालिटी का डाउनफॉल दिखाया है। तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सारा जो प्ले है मैंने सब पढ़ा दिया है आपको। इसके अलावा भी आपके सिलेबस में जितने भी प्लेस दिए गए हैं सब मैंने करा दिया है, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दिया है, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। जिनका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स वीडियो भी अपलोड कर दी है, चैनल पे दोनों तरह की तैयारी कराई जाती है, तो विजिट करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।